हाय दोस्तों, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं 64वीं बीपीएससी जो मेंस प्रस्तावित है जून के 2019 के लास्ट वीक में। तो उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे कुमार सर्वेश सर से और जानने की कोशिश करेंगे रणनीति क्या हो 64वीं बीपीएससी के लिए जो मेंस प्रस्तावित है। और इसी संदर्भ में बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस क्या हो, सोर्सेज क्या हो और क्या जो इतना समय बचा हुआ है अभी, क्या इसमें ये चीज़ें ठीक से की जा सकती हैं, परफॉर्मेंस अपना कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, उस सब पर बात करेंगे। तो कुमार सर्वेश सर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, 64वीं बीपीएससी मेंस जो प्रस्तावित है अभी, सर आपको क्या लगता है उसके लिए अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से चीज़ें की जानी चाहिए कि वहाँ मैक्सिमाइज किया जा सके नंबर सर, मार्क्स? देखें, अगर इस स्ट्रेटजी की हम बात करें तो हर एग्जाम्स के अपने ट्रेंड होते हैं और हमारी ये स्ट्रेटजी जो है उसी ट्रेंड्स के हिसाब से निर्धारित होती है। अगर 64वीं बीपीएससी के पिछले 4-5 वर्षों के पेपर को देखें तो हम कुछ निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इतिहास के कुछ अंशों को छोड़ दिया जाए तो चाहे आप इतिहास के गांधी, नेहरू, टैगोर वाले डायमेंशन पर चले जाएं, इंटरनेशनल रिलेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चले जाएं, करेंट में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चले जाएं, पॉलिटी सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चले जाएं, इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चले जाएं, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चले जाएं। 3 की फ्रेजेज हैं जिसके कंटेक्स्ट में हम बीपीएससी के ट्रेंड को जो है इंडिकेट कर सकते हैं। पहला है एप्लीकेशन, मतलब यह कि प्रश्न कहीं न कहीं एप्लीकेशन पर आधारित पूछे जा रहे हैं, जो यह बतलाता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है। आप जितने अच्छे ऑब्जर्वर होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी बेहतर होगी उतने बेहतर एप्लीकेशन की स्थिति में होंगे। नंबर 2, अपडेशन, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री वाले सेक्शन को छोड़ दें तो रेस्ट जितने सेक्शन में आप जाएंगे कहीं ना कहीं उसका करेंट में इम्प्लीकेशन दिखाई पड़ता है, और अगर प्रश्न का करेंट में इम्प्लीकेशन दिखाई पड़ता है तो उस स्थिति में अपडेशन के साथ अगर हम जाते हैं तो वो हमारे अपडेशन हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन का भी काम करता है और कहीं ना कहीं हम एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट को कहीं बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होते हैं। और तीसरी जो चीज है वह है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आप अगर जाकर के देखें तो पॉलिटी के क्वेश्चन केवल पॉलिटी तक सीमित नहीं रह जाते, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्योग्राफी तक सीमित नहीं रह जाते, इकोनॉमी के क्वेश्चन इकोनॉमी तक सीमित नहीं रह जाते, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन साइंस एंड टेक तक सीमित नहीं रह जाते। आप देखेंगे इकोनॉमी ज्योग्राफी कई बार कन्वर्ज करेगा, कई बार पॉलिटी इकोनॉमी कन्वर्ज करता हुआ दिखाई पड़ता, कई बार साइंस एंड टेक ज्योग्राफी कन्वर्ज करता दिखाई पड़ता, इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक कन्वर्ज करता दिखाई पड़ता। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को अगर हम फुलफिल करना चाहते तो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी में ट्रेडिशनल पढ़ाई, बिना ट्रेडिशनल पढ़ाई के आप एप्लीकेशन नहीं डेवलप कर सकते, लेकिन केवल ट्रेडिशनल पढ़ करके एप्लीकेशन को डेवलप नहीं किया जा सकता। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उस ट्रेडिशनल नॉलेज को आपको एप्लीकेशन के जरिए इनरिच करना होगा, अंडरस्टैंडिंग के जरिए इनरिच करना होगा, अपडेशन के जरिए इनरिच करना होगा और कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के जरिए आपको इनरिच करना होगा। उसी स्थिति में आप बीपीएससी की रिक्वायरमेंट को कहीं बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। ये सर, लेकिन मैं देखता हूँ जैसे पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक करंट का टच लिए हुए हैं। जिस तरह से नेशन की अवधारणा उभरी है, राष्ट्रवाद की अवधारणा उभरी है, तो उसी संदर्भ में देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो अंतर्राष्ट्रवाद था तो वो किस तरह से डेवलप हुआ था और वो सब पे भी वहाँ पे भी करंट अपडेशन जरूरी है। तो अगर इस सोच के साथ चला जाए कि ये केवल ट्रेडिशनल चीजें पढ़ के हम क्लियर कर सकते हैं तो वहां पे शायद मुझे लगता है हिस्ट्री में भी ये बेईमानी होगी। निश्चित तौर पर, इसलिए मैंने कहा कि हिस्ट्री वाले पोर्शन में सर्टेन सेक्शन तक
सर्टेन सेक्शन की जब मैं बात कर रहा तो मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, जैसे नॉर्मली अगर आप जाकर के देखें तो आर्ट एंड कल्चर से पाल आर्ट, पटना कलम शैली, मौर्यन आर्ट, आप देखेंगे अल्टरनेट करके यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यहाँ से अगर आप मूव करेंगे तो आप अगला डायमेंशन देखेंगे, 1857 के रिवोल्ट को कई बार टच किया जाता, मुंडा रिवोल्ट को टच किया जाता, संथाल रिवोल्ट को टच किया जाता, और कई बार पर्सनालिटी से यहाँ पर प्रश्नों को लिंक कर दिया जाता। अगेन मूव करेंगे तो गांधीयन मूवमेंट जो है, चाहे सिविल डिसोबीडियंस हो, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो आप चले जाएं क्विट इंडिया मूवमेंट हो, तो वहां पर भी देखेंगे एक स्पेसिफिक नेचर प्रश्न का है और घुमा फिरा करके बदलते हुए कंटेक्स्ट में वही प्रश्न पूछे जाते। अपार्ट फ्रॉम दैट जाकर के देखेंगे तो आप ये हिस्ट्री सेक्शन में पाएंगे कई बार जो है पृथक प्रांत के रूप में बिहार आंदोलन जो रहा है उससे जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता। हाँ, पाश्चात्य शिक्षा और तकनीक के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते। तो ये वे पोर्शन है जहां पर आपको ट्रेडिशनल नेचर वाले प्रश्न डोमिनेंट दिखाई पड़ेंगे। यद्यपि बिना एप्लीकेशन के, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो उन ट्रेडिशनल प्रश्नों को भी आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे, और वह रिस्पॉन्स आपके एप्लीकेशन और आपके एक्सप्रेशन के साथ मिलकर आपके लिए बेटर मार्क्स को इंश्योर करने का काम करेगा। लेकिन यदि हिस्ट्री सेक्शन में ही पर्सनालिटी की ओर बढ़े, चाहे हम नेहरू को देखें पर्सनालिटी के रूप में, टैगोर को देखें, गांधी को देखें, तो आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ समय से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस तेज हुआ है, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के तेज होने के साथ साथ पिछले कुछ समय से आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर जो डिबेट शुरू हुआ है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रश्न जो पिछले 3-4 वर्षों के दौरान पूछे गए हैं पर्सनालिटी से, वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द आकार ग्रहण कर रहे हैं। और न्यूज़पेपर में भी अगर आप जाकर के देखें तो आप देखेंगे नेहरू पर, गांधी पर, या आइडियाज ऑफ टैगोर पर आप देखेंगे लगातार आर्टिकल्स वहां पर कवर किए जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि स्पेसिफिक गांधी, नेहरू, टैगोर को जब आप पर्सनालिटी के रूप में करते और कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के लगातार आप संपर्क में होते हैं, तो एप्लीकेशन भी बेहतर आपका होगा। राइटिंग के वक्त जो है आप अपने आंसर को करेंट पर्सपेक्टिव से लिंकअप करने की भी स्थिति में होंगे, और कहीं ना कहीं यह इंटरप्रिटेशन आपके आंसर में वैल्यू एडिशन को इंश्योर करने का काम करेगा। यस सर, ये मुझे भी लगता है। और कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर फर्स्ट पेपर में तो कोई समस्या नहीं है मुझे, वहाँ पे सारे क्वेश्चन पहले ही आउट हैं, दिक्कत हमें सेकंड पेपर में आती है। तो मैं यही पूछता हूँ उनसे कि अगर आपको फर्स्ट पेपर में सब क्वेश्चन आउट ही होते हैं तो आपके नंबर वहाँ क्यों 150 160 पे रुक जाते हैं? और देखिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट पेपर में भी नंबर 190 200 इसके अराउंड होते हैं। एक्चुअली वहाँ पर जाकर के देखेंगे ना, तो बीपीएससी के मटेरियल्स के संदर्भ में एक समस्या जो उभर करके सामने आती है वह यह कि आज से 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे गाइड टाइप के बुक बीपीएससी मेंस के लिए भी अवेलेबल थे, क्योंकि प्रश्न करीब करीब फिक्स होते थे, और जितनी बुक उपलब्ध थी मेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, आप देखेंगे उसमें कोमा और फुल स्टॉप सहित एक ही इंफॉर्मेशन वहां पर मौजूद थी। तो होता यह है कि आप उसको मगअप करते, रटते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के वोमिट कर देते आंसर कॉपी पर। तो अल्टीमेटली क्या होता, आपके आंसर औरों के आंसर से अलग नहीं आ जाते। तो जब हमने बीपीएससी मेंस के लिए अपनी बुक लिखने के बारे में निर्णय लिया, तो पहली प्राथमिकता हमारी थी कि हमारे मटेरियल कैसे, और जो अदर मटेरियल बीपीएससी के मार्केट में उपलब्ध है मेंस के लिए, उस मटेरियल से हमारे मटेरियल कैसे अलग हो, कैसे उसमें हम वैल्यू एडिशन को इंश्योर करें, कैसे उसके जरिए हम एप्लीकेशन को डेवलप करने की कोशिश करें। और पिछले 4 वर्षों में जो एक बड़ा फर्क हमने महसूस किया है कि जितने बच्चों तक हमारे मटेरियल की पहुंच हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस मटेरियल को हाथों हाथ लिया है, और भले वो मुझे पर्सनली ना जानते हों, लेकिन सार्थक सीरीज जो सार्थक प्रकाशन के जो बीपीएससी सीरीज के मटेरियल हैं उसकी क्वालिटी को उन्होंने हर जगह एप्रिसिएट किया है और अपनी सफलता का श्रेय उन पुस्तकों को दिया है। तो मतलब हम मान सकते हैं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन का जो बदलता हुआ पैटर्न था उसने आपके ऊपर दबाव क्रिएट किया कि एक मोटी बुक को आप 5 बुक्स में निकाल दें, 5 सीरीज। निश्चित तौर पर एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना,
तो बीपीएससी के साथ समस्या यह है कि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर सीमित है। 12 से 14 प्रश्न मैक्सिमम होते हैं चारों सेक्शन मिला करके। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपके पास चॉइस लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन प्रश्नों में वेरिएशन आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आप रिस्क के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तब तो आप लिमिटेड एरिया तक सीमित रह करके अपनी तैयारी कर सकते। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, बेटर रैंक को इंश्योर करना चाहते, तो उस स्थिति में रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है वो वाइडर कवरेज की ओर बढ़ना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे आपके सिलेक्शन में और आपके रैंक में दोनों पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं। जिस 2 से 3 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो सोर्स से मटेरियल उपलब्ध है वहां पर आपके हाथ बंधे होते हैं और जहां पर आपका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज जाता है। जी सर, हाँ, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन में 38 मार्क्स कैरी करता हाँ। है, तो उससे मुझे लगता है एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अगर गड़बड़ हुआ तो आप मेरिट लिस्ट से पूरी तरह बाहर। निश्चित तौर पर। अच्छा, एक और चीज है सर कि भारतीय इतिहास में जो रणनीति है वो आपने डिस्कस ही की, सिलेबस का विस्तार से कवरेज, वो सारी चीजें आपने बताई। अब इंडियन पॉलिटी जो बहुत डायनेमिक है और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार इलेक्शन भी हैं 17वीं लोकसभा के, तो वहां पे वो जो इलेक्शंस रहेंगे उनका भी ट्रेंड आएगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही एग्जाम हो रहा है। तो वो चुनाव सुधार और ये सारे मैटर्स कहाँ पे ज्यादा मतलब अच्छे से उपलब्ध होंगे? देखिए, अगर इंडियन पॉलिटी सेक्शन में बात की जाए ना, तो अगर पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों के ट्रेंड पर गौर करें तो हम कुछ निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और वह निश्चित निष्कर्ष यह है कि अधिकार संबंधी मुद्दे, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य तक, तो अधिकार संबंधी मुद्दे ट्रेडिशनल अलोंग विथ अपडेशन, ये एक मेजर एरिया रहा है जहां से विदाउट फेल प्रश्न पूछे जाते रहे। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन पॉलिटी सेक्शन की तैयारी करते वक्त जो है भाग 3 भाग 4 पर जो है हमें फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ वहां पर हमें अपडेशन के साथ जाना चाहिए। दूसरा एरिया अगर स्पेसिफिक होकर के आइडेंटिफाई किया जाए तो आप देखेंगे संघ राज्य संबंध पर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और संघ राज्य संबंध पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल कम होते और अपडेशन और एप्लीकेशन पर बेस्ड ज्यादा होते, डायनामिक नेचर के ज्यादा होते हैं। और इसलिए देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी वाली हमारी बुक जो है उसमें संघ राज्य संबंध पर 4 या 5 चैप्टर हमने प्रॉपरली कवर किए हैं और उसके हर टर्न्स और ट्विंस को हमने वहां पर पकड़ने की कोशिश की। तीसरा पार्ट जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम चुनाव सुधार को भी इंक्लूड कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र, भाषा, विभिन्न दबाव समूह, इनकी क्या भूमिका होती है। जैसे अगर लास्ट ही बीपीएससी मेंस की बात करूं तो इस सेक्शन से 3 प्रश्न उठा करके पूछे गए और चूंकि जैसा कि आपने खुद कहा कि लोकसभा का चुनाव जो है 17वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा और बीपीएससी मुख्य परीक्षा 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित होगी, तो ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी संभावना बनती है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वो वंशवाद से जोड़ करके प्रश्न उठा करके पूछ दिए जाए, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स से जोड़ करके प्रश्न पूछ दिए जाएं, या डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म के जो इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है वहां से उठा करके प्रश्न पूछ दिए जाएं, या फिर सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के जो कंट्राडिक्शन है वहां से प्रश्न उठा करके पूछ दिए जाएं, या इससे इतर हट करके, जैसे अगर आप देखेंगे कि अब तक हमारा इलेक्शन डिस्कोर्स जिस डायरेक्शन में मूव करता रहा है उसमें चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के को लेकर प्रश्न लगातार उठे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां से 2 डायरेक्शन में चीजों को मूव करते देखा जा सकता। अगर ट्रेडिशनल प्रश्न को यहां से टच किया गया तो चुनाव सुधारों पर प्रश्न पूछे जा सकते, या अगर ट्रेडिशनल प्रश्न से हट करके एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे तो उस स्थिति में देखेंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म पर प्रश्न जो है फोकस्ड होंगे, धर्म और राजनीति पर प्रश्न फोकस्ड होंगे। तो इस चीज को यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है। चौथा टॉपिक अगर आप देखें
तो मैं कहूंगा संविधान संशोधन से लेकर न्यायिक विवादों तक अगर देखा जाए तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड एरिया रहा है और यहां से भी लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन 4 एरिया को इंडियन पॉलिटी में फोकस किया जाए और छोटे बड़े एरिया जो हैं अगर उनको मोटा मोटी, क्योंकि ऑलरेडी राज्यपाल को हम कवर कर लेंगे संघ राज्य संबंध में, आर्टिकल 356 को हम संघ राज्य संबंध में कवर कर लेंगे, ठीक है। फेडरलिज्म के जो कंट्राडिक्शन है, फेडरलिज्म जिस ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज से गुजर रहा है वह संघ राज्य संबंध में हम कवर कर लेंगे। तो उसके बाद आप देखें कि मेयर 2, 4, 5 इशूज बचते हैं, चाहे उसको हम प्रधानमंत्री शासन की संकल्पना कह लें, चाहे हम वहां से मूव करें तो राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल ट्रेडिशनल नेचर में अगर मूव करते वहां पर उनकी चर्चा कर ले, या फिर हम देखें जैसे राज्यपाल के रोल के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे, अभी कल्याण सिंह जी वाला मसला उभर करके सामने आया है और इस संदर्भ में देखेंगे उस संदर्भ में कि अभी ये मसला शायद राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, राष्ट्रपति जी को इस मसले पर विचार किया जाना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राज्यपाल के पद के राजनीतिकरण और संवैधानिक प्रमुख के, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रश्न, दैट मे बी पॉसिबल प्रश्न इस डायरेक्शन में उठ करके पूछे जाए। और मैं यहां पर एक चीज अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा कि बिहार में इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लगातार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे प्रश्न केवल इंडियन पॉलिटी सेक्शन में नहीं होते। आप अगर करंट सेक्शन में जाकर के देखें तो लास्ट ईयर को अगर आप अपवाद मान लें तो करंट सेक्शन में देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी से, 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से लिंकअप किए हुए मौजूद रहे हैं। एक आध क्वेश्चन लास्ट ईयर के पहले तक IR से पूछा जाता था, रेस्ट पॉलिटी इकोनॉमी पर फोकस्ड होता था। तो पॉलिटी सेक्शन से केवल 4 प्रश्न नहीं पूछे जाते, वो 6 से 7 तक पहुंच जाते हैं। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि पॉलिटी सेक्शन से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं कई बार यूपीएससी के स्टैंडर्ड से भी इनका स्टैंडर्ड बेहतर होता है और बिना एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग के आप उस पैरामीटर को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश नहीं करते। और इसलिए देखेंगे कि अगर सार्थक बीपीएससी सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था खंड की बुक को देखेंगे तो वो बुक थोड़ी सी मोटी है, लेकिन वो बुक केवल ट्रेडिशनल पॉलिटी को कवर नहीं करता, पूरे के पूरे एप्लीकेशन को वहां पर कवर किया गया है और एप्लीकेशन के साथ साथ अपडेशन वहां पर आपको मौजूद मिलेगा। तो पॉलिटी एंड पॉलिटी रिलेटेड इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज, चाहे वो करंट में पूछे जाए चाहे पॉलिटी खंड में पूछे जाए, वहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स कई बार ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन से बचने की भी कोशिश करते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है 60 से 62 में शायद हिंदुत्व मामला पूछा था, तो वहां पे वो मैटर आपकी बुक में दिख रहा था, मैंने और भी जगह से देखा था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो डिबेट वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या उन पे संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है या वैसे क्वेश्चन से स्टूडेंट स्किप कर जाएं, ये पूछना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो कब तक चलोगे किनारे किनारे। ठीक है, आज के दौर में विशेष करके पिछले 5-7 वर्षों के दौरान भारतीय राजनीति की जो दिशा और दशा रही है, तो उसमें आप देखेंगे आइदर यू आर एट दिस साइड और दैट साइड, बीच के स्पेस समाप्त होते चले गए हैं। तो उसी स्थिति में क्या होता कि बचकर निकलने का रास्ता बंद हो जाता। दूसरी चीज, स्टूडेंट की जो एक गलत धारणा है, गलत धारणा यह है कि ओपिनियन बेस्ड प्रश्नों से हम बचें। उनकी यह धारणा है कि अगर सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रश्न पूछे जा रहे तो हमें उसमें सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की आलोचना नहीं करनी है। हमें यस-मैन के रोल में आना है तो शायद हमें एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा। लेकिन यहां पर 2 चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जब एक स्टूडेंट के रूप में, जब एक परीक्षार्थी के रूप में हम पेपर दे रहे होते, वहां पर हमारे सामने इशू मौजूद होते हैं, वहां पर हमारे सामने में कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल मौजूद नहीं होते, वहां पर हम इशू को डिस्कस कर रहे होते और हमसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उस इशू को समग्रता में देखने की कोशिश करें और क्रिटिकली देखने की कोशिश करें। पॉजिटिव को पॉजिटिव के रूप में हाईलाइट करें, निगेटिव को निगेटिव के रूप में हाईलाइट करें। नंबर 2, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि एग्जामिनर को आपके ओपिनियन से मतलब नहीं होता,
एग्जामिनर को इस बात से मतलब नहीं होता कि आपने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया है। कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करें, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे अंक दे सकता है, भले ही वह कंक्लूजन एग्जामिनर के कंक्लूजन से अलग हो। तो वहां पर मैटर यह करता है कि उस कंक्लूजन को ड्रॉ करते हुए आपने ऑपोजिट व्यू पॉइंट को ध्यान में रखा है या नहीं, ऑपोजिट व्यू पॉइंट के मेरिट और डिमेरिट को रिस्पॉन्ड किया है या नहीं, उन मसलों को आपने समग्रता में देखने की कोशिश की है या नहीं, और जो आपका कंक्लूजन है वह मॉडरेट है या नहीं है। क्योंकि हम कोई कंक्लूजन अगर ड्रॉ करते तो हम अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते, और हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की एक सीमा है। तो हमें ये स्पेस रखना होगा कि कल कुछ नए इंफॉर्मेशन हमारे पास आते हैं तो हम अपने स्टैंड को, हम अपने ओपिनियन को रिव्यू कर सके, और रिव्यू करते हुए जरूरत पड़ने पर हम अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर सके। तो वह तब संभव होगा जब एक लॉजिकल हम होंगे, जब हम रैशनल होंगे, और जब हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है एक मिनिमम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कंक्लूजन में मौजूद हो। एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूंगा यह संभव है कि हमारे कंक्लूजन एग्जामिनर के कंक्लूजन से मैच करें, लेकिन उसके बावजूद संभव है कि एग्जामिनर हमें 30-35% मार्क्स देकर के छोड़ दे, अगर वह एग्जामिनेशन को की रिक्वायरमेंट को, प्रश्न की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता, प्रश्न को वह समग्रता में देखने की कोशिश नहीं करता। तो मुझे लगता है आपका आंसर पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, आपका आंसर ए पॉलिटिकल होना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देके कहूंगा, वंशवादी राजनीति की बात होती है। वंशवादी राजनीति पर प्रश्न मान लीजिए उठा करके पूछे गए, नहीं तो वंशवादी राजनीति पर प्रश्न अगर उठा करके पूछे जा रहे हैं और शुरू से अंत तक हम आंसर लिखने के क्रम में इस इंप्रेशन के साथ जाते कि वंशवादी राजनीति का मतलब कांग्रेस है, या वंशवादी राजनीति का मतलब जो है वो अन्य छोटे छोटे स्थानीय दल हैं, तो इसका मतलब यह है कि वंशवादी राजनीति के संदर्भ में आपकी सोच जो है अधूरी है, आपकी समझ जो है उसमें समग्रता का अभाव है, और कहीं न कहीं आप सिलेक्टिविज्म के शिकार हैं। क्योंकि भारत की एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, टू सम एक्सटेंट अगर लेफ्ट को छोड़ दिया जाए, एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें वंशवाद की समस्या ना हो। और मैं रेफरेंस देना चाहूंगा एडीआर की जो रिसेंट रिपोर्ट रही है, एडीआर की रिसेंट रिपोर्ट जो है वह इंडिकेट करती है कि वंशवाद की समस्या जो है कांग्रेस में जितनी है आज उससे कहीं ज्यादा गहन बीजेपी में है। बस फर्क यह है कि कांग्रेस में वो वंशवाद शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर दिखता और बीजेपी अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन बीजेपी में भी देखा जाए तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के राजनीतिज्ञ जो हैं एक ही परिवार से आज लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं। ये सर केवल यहाँ की सच्चाई नहीं है, अगर भारतीय उपमहाद्वीप देखें वहां पे भी वंशवादी राजनीति का प्रभाव है, और देखें तो ग्लोबल एस्पेक्ट में भी ये निश्चित बुश परिवार रहा हो और जो चीजें भी नहीं हो। और सर पूछना चाहूंगा, पॉलिटी हो गया, हमारा हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी पे क्या रणनीति रही? इकोनॉमी के भी क्वेश्चन बहुत डायनामिक रहते हैं, और जिस तरह से क्रिटिकल होकर कई बार पूछ लिया जाता है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे आप देखें मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में संसदीय कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो वहां उसकी कुछ कमियां रेखांकित की गई थी। पर स्टूडेंट से आप बात करिए तो वो पूरी तरह ऐसे दिखते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने से सारी चीजें ठीक हो गई हैं। तो वो एक जो समस्या है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए कि किसी योजना के कमियों को भी दिखाएं और उसमें बेटरमेंट के लिए भी जाएं, क्योंकि बेसिकली वो जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में बेटरमेंट के लिए। अगर हाँ ही करना था तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, कार्यकर्ता भी बन सकते, तो वो बेटरमेंट कैसे दिखाएं और वो लेखन में संतुलन किस तरह से हो सकता है? देखिए एक्चुअली इकोनॉमी सेक्शन में अगर हम जाएं तो इकोनॉमी सेक्शन में हम देखें प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे इकोनॉमी सेक्शन और ज्योग्राफी सेक्शन जो है वो मिक्स रहे, और आप देखेंगे उसमें इकोनॉमी कहीं ज्यादा डोमिनेंट दिखाई पड़ता, क्योंकि ज्योग्राफी में भी देखेंगे इकोनॉमी की ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है वो कहीं ज्यादा डोमिनेंट दिखाई पड़ता। तो अगर इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्न को देखें तो पहला टॉपिक मैं इंडिकेट करूंगा गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी और समावेशी विकास। अब अगर इस टॉपिक में जाकर के देखें तो आप देखें कमोबेश लगातार यहां से प्रश्न किसी न किसी रूप में
पूछे जा रहे हैं, आर्थिक पिछड़ेपन और विकास से संबंधित मुद्दों में। अल्टरनेट ईयर्स में हाँ, पूछे जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर रेफर करूं, देखिए समस्या कहाँ पर है। समस्या है कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना किसानों को सहायता देने की बात की गई। हमने हाथों हाथ लिया प्रधानमंत्री के इस निर्णय को? नहीं। अभी अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इस मसले को, इसको सभी किसानों के लिए ओपन करने की बात की है। अब तक यह उन्हीं किसानों को दिया जाता था जिनके जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। लेकिन एट द सेम टाइम कांग्रेस जब 72,000 रुपये सालाना टॉप अप देने की बात करती है, ताकि न्याय स्कीम के तहत, ताकि मिनिमम इनकम को इंश्योर किया जा सके, तो कांग्रेस की इस नीति की आलोचना होती है। तो अब यहां पर रुक करके सोचने की जरूरत है, या तो किसान सम्मान निधि योजना भी गलत है, अगर न्याय गलत है तो यह भी गलत है, या अगर यह सही है तो न्याय भी सही है। मतलब आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा सा क्रिटिकल हम सेंस डेवलप करने की कोशिश करें। कांग्रेस ने न्याय में कोई नई बात नहीं की। आज से 2 साल पहले के इकोनॉमिक सर्वे में देखें, इकोनॉमिक सर्वे का एक पूरा का पूरा चैप्टर यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर जो है वो डेडिकेटेड था, और उस चैप्टर में इस बात को डिस्कस किया गया है कि बेसिक इनकम के कंसेप्ट को, बेसिक इनकम को कैसे इंश्योर किया जाए, इंडिया के कंटेक्स्ट में उसको पार्शियली एडॉप्ट किया जाए या यूनिवर्सली एडॉप्ट किया जाए। एक लंबे समय से इस मसले पर बहस चल रही है, और कहीं न कहीं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो कंट्राडिक्शन है, उन्होंने जिस इनइक्विटेबल ग्रोथ की समस्या को जन्म दिया है, कहीं न कहीं उसकी आवश्यकता है इस तरह की स्कीम। अगेन अगर यहां से हम मूव करूं तो दूसरा टॉपिक मैं पिक करना चाहूंगा एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इश्यूज। अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में इस टॉपिक से अनिवार्यता हर साल रहती है। हाँ, जैसे 63 में भी किसानों की दुगनी आय से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को हमें कंप्रीहेंसिवली कवर करना होगा, और जब एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कंप्रीहेंसिवली कवर करते हैं तो उस स्थिति में उसके इंडस्ट्रियल लिंकेजेज को भी साथ में लेकर चलने की जरूरत है। और तीसरी चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे बिहार के कंटेक्स्ट में देखें, तो बिहार के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के। आधा बिहार, नियर अबाउट 40% बिहार फ्लड अफेक्टेड है, और 40% बिहार जो है ड्रॉट अफेक्टेड है। इट मीन्स 80% ऑफ बिहार आइदर फ्लड अफेक्टेड है या ड्रॉट अफेक्टेड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समस्या केवल फ्लड और ड्रॉट नहीं रह जाती। फ्लड और ड्रॉट का एग्रीकल्चर के संदर्भ में जो इम्प्लीकेशन है वह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता, और उसके कंटेक्स्ट में कहूं तो यह वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे टॉपिक को कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता। अब प्रश्न यह उभर कर आता कि जब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करते तो वहां पर टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकता है। जब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करते तो स्पेसिफिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट महत्वपूर्ण हो जाते। जब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते तो इरिगेशन महत्वपूर्ण हो जाता। एट द सेम टाइम जैसे एग्रीकल्चर की बात करते, एग्रीकल्चर पॉवर्टी इंटर रिलेशन की बात आज सामने आती, एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयमेंट के इंटर रिलेशन की बात सामने आती, और उसके इम्प्लीकेशन में अगर हम जाकर के देखें तो एग्रो प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग जो है वह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। तो अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो थर्ड एग्रीकल्चरल रोड मैप के जरिए हम एग्रीकल्चर टॉपिक में इंटर करने की कोशिश करें। बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में हम एग्रीकल्चर टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करें, और तब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का डायमेंशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। आप अगर देखेंगे बीपीएससी सीरीज की इंडियन इकोनॉमी वाली जो बुक है, इस ओरिएंटेशन को ध्यान में रख करके उसके टॉपिक सेलेक्ट किए गए। लगातार इस चीज पर नजर रखी गई है कि अगर चेंजिंग ट्रेंड के हिसाब से बीपीएससी आगे मूव करती तो वो किस तरह से अपनी जरूरतों को पूरा करेगी। या इवन आप हमारे टेस्ट पेपर में जाकर के देखेंगे, जो टेस्ट पेपर मूवीशाला पर भी उपलब्ध होगी,
डिस्कशन पेपर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लगातार एप्लीकेशन और अपडेशन को लगातार हमने फोकस करने का काम किया है। प्रश्न उसके इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वैसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि टेस्ट पेपर से प्रश्न न पूछे जाएं। लेकिन अगर टेस्ट पेपर से डायरेक्ट प्रश्न नहीं भी पूछे जाते, नए भी प्रश्न पूछे जाते, तो ये टेस्ट पेपर ओवरऑल जनरल स्टडीज की जो अंडरस्टैंडिंग देगा वह हमेशा आपको औरों की तुलना एग्जामिनेशन हॉल में बढ़त की स्थिति में रखेगा। आप हमेशा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एप्लीकेशन की स्थिति में होंगे और वह वैल्यू एडिशन का काम करेगा। भूगोल खंड पे भी सर हमने बात ही कर ली, भूगोल खंड को भी डिस्कस कर लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी वायु प्रदूषण को मतलब बहुत सीरियसली लिया गया है और पहली बार मुझे लग रहा है किसी घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में प्रदूषण के मुद्दे को इतना महत्व दिया गया है कि उसे हम कैसे रोकेंगे या प्रदूषण पे हमारी सोच क्या होगी। तो उस तरह से मुझे लग रहा है वायु प्रदूषण या इस तरह से और भी जो प्रदूषण है या नवीकरणीय ऊर्जा है, इससे लगातार प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अभी बिहार की स्थिति ठीक है लेकिन आज से 5-7 साल पहले अगर चले तो वहाँ ऊर्जा का संकट बहुत ज्यादा था। तो उस तरह से साइंस टेक में किस तरह से अप्रोच रखा जाए और किस तरह से जो अपडेट चीजें हैं उनको किया जाए, वो एक बार साइंस एंड टेक के संदर्भ में स्पेशली मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि जब पहली बार बिहार के लिए हमने बुक निकाली तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बिहार में मेंस एग्जामिनेशन में जो साइंस एंड टेक सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते उनका कोई ट्रेंड इमर्ज करता नहीं दिखाई पड़ रहा था और वैसी स्थिति में बच्चों को ये एश्योर कर पाना कि हमारी बुक आपकी जरूरतें पूरी करेंगी, ये काफी चैलेंजिंग था। लेकिन अगर पिछले 2-3 वर्षों के दौरान आप देखेंगे तो एक ट्रेंड साइंस एंड टेक में भी इमर्ज करता दिखाई पड़ता और उस चेंजिंग ट्रेंड के कंटेक्स्ट में बच्चे आसानी से साइंस एंड टेक क्वेश्चन टॉपिक में 2 क्वेश्चन को पकड़ पाने की स्थिति में होते। जैसे अगर आप गौर करें तो बिहार के जब मतलब साइंस एंड टेक की जब बात कर होती है तो मैं स्पेशली 2 टॉपिक को पिक करना चाहूंगा। एनर्जी, अगर पलट करके देखा जाए तो एनर्जी से किसी न किसी रूप में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते रहे, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रश्न उठा करके पूछा जाए, चाहे वो प्रश्न एनर्जी सिक्योरिटी से उठा करके पूछा जाए, चाहे वो प्रश्न जो है वो आपको न्यूक्लियर एनर्जी से पूछे जाएं या न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए जो रिस्क हैं उससे उठा करके प्रश्न पूछे जाएं। एनर्जी से एक प्रश्न रहते हैं। दूसरा आप देखेंगे साइंस एंड टेक में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाले डायमेंशन भी इंक्लूडेड है और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में क्लाइमेटिक चेंजेस, ओजोन लेयर डिप्लेशन, बायोडाइवर्सिटी, अगर इनको प्रॉपरली हम कवर कर दें तो यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। वहाँ पे हम बेटर हाँ, वहीं पर मैं एक और चीज इंडिकेट करना चाहूंगा। अगर हम मूव करें तो मैं कुछ चीजों को इंडिकेट करना चाहूंगा। साइंस एंड टेक में बिहार में देखेंगे हमेशा से पहले ओरिएंटेशन था जनरल साइंस की ओर बट एप्लीकेशन की ओर। अब अगर देखें पिछले 3-4 वर्षों में साइंस एंड टेक की ओर ओरिएंटेशन बढ़ा और एप्लीकेशन की ओर ओरिएंटेशन बढ़ा है। तो उस स्थिति में क्लाइमेटिक चेंजेज और एग्रीकल्चरल सेक्टर चैलेंजेज, प्रोस्पेक्ट, स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए और जैसा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट इस मसले पर आई है और संसदीय समिति की रिपोर्ट बहुत कुछ कहती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हुआ एक सॉल्यूशन के तौर पर देखने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है इस इंटर रिलेशन को समझना और इस इंटर रिलेशन को कैरी ऑन करना यह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगेन अगर आप मूव करेंगे तो डिजिटल ट्रांजैक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंफॉर्मेशन टेक से जुड़ी हुए 2 टॉपिक की ओर मैं इंडिकेट करना चाहूंगा। साइबर सिक्योरिटी, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ेगी साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारे कंसर्न जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में भी महत्व है और साइबर सिक्योरिटी का नेशनल सिक्योरिटी से भी कंसर्न इसके जाकर